तो हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ रहे थे। रिटायरमेंट बेनिफिट में हम लोगों ने सबसे पहले रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 की सबसेक्शन 10B, इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ओके। और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या, जब कभी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को समय से पहले कंपनी से बाहर करती है तो उस टाइम पर उसे कुछ कंपनसेशन देती है। बाकी उसका एग्जेम्पशन कैसे मिलता है वो नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 15/26 यानी कि वर्किंग डेज का हम लोग सिर्फ देखते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे अगर 6 महीने या 6 महीने से अधिक अगर काम किया तो उसको 1 साल पूरा मान लिया जाएगा। और मैक्सिमम एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है 5 लाख रुपीज। इन तीनों में जो कम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये स्टडी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। लीव सैलरी की फिर हम लोगों ने बात किया था। लीव सैलरी सबको पता है, अगर कंपनी जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ छुट्टियां देता है, और अगर वो छुट्टियों की बात करें, ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देता है, कुछ छुट्टी देता है। अगर वो छुट्टियां अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो ऐसे में उसका आपको इनकैशमेंट भी मिल जाता है। लीव इनकैशमेंट उसी को कहते हैं। अगर ईयरली यानी ईयर के एंड में ही अगर कंपनी अगर लीव इनकैशमेंट आपको कर देती है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर ये लीव्स आपकी कैलकुलेट होती रहती, काउंट होती जाती है और कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, विच एवर इज अर्लियर, एट दैट टाइम आपको इसमें एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, आप लोग वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं फॉर्मूला एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना लीव इनकैशमेंट मिल रहा है, 3 लाख रुपीज नोटिफाइड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, 10 मंथ एवरेज सैलरी और कैश इक्विवेलेंट टू 30 डेज लीव इंटाइटलमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेस लीव टेकन, कितना आपने लीव एंजॉय कर लिया, ठीक है। इसी चीज को आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिल रहा है लीव सैलरी तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है, 3 लाख रुपए जो नोटिफाइड है, यानी 3 लाख से ज़्यादा लीव इनकैशमेंट का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। 10 मंथ एवरेज सैलरी, ओके, और 30 डेज, ये किस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से, 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर लेस लीव टेकन, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना अपने इस 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। 10, अब देखिए नोट में देखो नीचे दे रखा है, एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट हो, चाहे वो आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो, चाहे लीव सैलरी हो, चाहे ग्रेजुटी हो, चाहे पेंशन, चाहे कम्यूटेड पेंशन हो, सब में सैलरी का मतलब एक ही होता है। वही सैलरी का मतलब होता है जो एचआरए में हुआ करता था। एचआरए में सैलरी का क्या मतलब होता था, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड 1 दिसंबर, ठीक है, और इनका 10 मंथ की एवरेज सैलरी भी हम लोगों ने ये कैलकुलेशन हो गया था हम लोग का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम्ड है, ठीक है, पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं किया गया था हम लोग, इसको देख लीजिए। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लास्ट 10 मंथ की पहले सैलरी निकाली जाएगी। इन्होंने निकाल लिया है 48,000 रुपये, ठीक है। और डीए कितना है, 3000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, और 60% क्यों, क्योंकि 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, 18,000। टोटल सैलरी होगी 66,000। एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ 66,000 डिवाइड बाई 10, 6,600। अमाउंट एग्जाम्पशन लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लीव सैलरी पहले तो देख लो रिसीव कितनी हुई, लीव सैलरी मिल रही है उसे 5 लाख रुपए, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए। और 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, ठीक है। तो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी वही 66,000 है। कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 30 डेज इनको मिल रहा है सर्विस में, 30 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो इनको 30 दिन की छुट्टी अगर 20 साल में मिली है तो करीबन 600 दिन मिली है, 480 दिन इन्होंने लीव ले लिया है, तो 120 दिन इनके क्रेडिट के बचे हुए हैं। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 6,600 छुट्टी है तो एक मंथ का है ना, तो डेली वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 120 दिन डिवाइड बाई 30 डेज, उतने महीने आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6,600 रुपीज, सही है, 26,400 रुपये। तो इन तीनों में से जो कम है 26,400, यही एग्जाम्पशन होगा। यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ,
5 लाख में से 26,400 का एग्जाम्शन, बाकी टैक्सेबल लीव सैलरी हो जाएगी 4,73,600 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सब लोग को। ये मैंने सॉल्व भी किया था, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ। बेसिकली आज एक और जो टॉपिक हमें समझना था इसी में, लीव इनकैशमेंट ऑलरेडी क्लेम्ड अर्लियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है लीव इनकैशमेंट की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज़ ओवरऑल लिमिट होती है। चाहे एक एम्प्लॉयर से मिल रहा है चाहे मोर देन वन एम्प्लॉयर, आप टोटल 3 लाख से ज़्यादा लीव इनकैशमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर तुम चेंज करते हो जॉब ड्यूरिंग द ईयर। लिमिट 3 lakh is reduced by any amount of exemption claimed earlier. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एसएससी 1 लाख का एग्जेम्पशन ले चुका है लीव इनकैशमेंट का, तो उसी साल वो 2 लाख का बैलेंस उसका बचा हुआ एग्जेम्पशन वो और भी क्लेम कर सकता है। 2 लाख से ज़्यादा का और क्लेम नहीं हो सकेगा। यानी कि मान लो मैंने एक एम्प्लॉयर क्या काम किया, वहाँ से लिव इनकैशमेंट 1 लाख मिला, तो 1 लाख का तो आप एग्जेम्पशन उठा सकते हो। फर्दर आपको एक और उठाना चाहते हो, दूसरी कंपनी में काम किया, वहाँ भी लिव इनकैशमेंट मिला है, तो 2 लाख से ज़्यादा का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। चलिए, अभी तक तो हो गई पुरानी बात। आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है बेसिकली, और जो नया टॉपिक है वो है पेंशन। पेंशन सबको पता है कि रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा सहारा होता है बुजुर्गों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए, वो पेंशन ही होता है। लेकिन बहुत सारे जो पेंशनर्स होते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट पे आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पेंशन बेच देते हैं, कुछ हिस्सा उसका बेच देते हैं। कहने का मतलब उसको हम इनकैश कर लेते हैं। यानी कि सपोज करो अगर मेरा पेंशन फंड है, सपोज करो 12 लाख का, उसका मैंने 1/3 पेंशन अगर विड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स 4 लाख रुपीज़ मेरे को इमीडिएटली मिल गया। तो जो मंथली मेरे को पेंशन मिलना होगा, सपोज 12,000 रुपये हर महीना पेंशन मेरे को मिलता, तो वो भी 1/3 मेरा माइनस हो जाएगा, यानी कि वो भी 4,000 माइनस, और हर महीना मेरे को 8,000 रुपया पेंशन मिलता। पहले कितना मिलता? 8,000 रुपये। तो पेंशन कम्यूट का करने का क्या मतलब है, यानी पेंशन को बेचना, या फिर कह लो पेंशन को इनकैश कर लेना कुछ हिस्सा। एंड अनकमिटेड पेंशन, तो चलिए इसको देखते हैं। पेंशन इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द बाय द एम्प्लॉय। तो सबको पता है रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। नॉर्मली इट इज रिसीव मंथली और क्वार्टरली, जैसे मंथली मिलती है। हाउएवर सम टाइम एम्प्लॉय सेज दैट he does not want money monthly pension। कई बार एम्प्लॉय कहता है हमें मंथली पेंशन नहीं चाहिए। he instead asks a lump sum amount, वो चाहता है कि कुछ lump sum amount उसे मिल जाए। this lump sum payment is called commuted pension। also sometime employees commute only part of his pension। ऐसा नहीं है पूरा पेंशन कम्यूट करता, उसका एक पार्ट, जैसे 1/3 कर लिया पेंशन कम्यूट, या 1/4 पेंशन कम्यूट कर लिया। hence he receive both, lump sum amount भी उसे मिला called commuted pension, और जो मंथली पेंशन उठा रहा है उसको तो हम अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे। तो यहाँ पे कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। नाउ हेंस वी कैन से, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से पेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पेंशन 2 तरह के होते हैं, एक कम्यूटेड पेंशन और एक अनकम्यूटेड पेंशन। इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत गोरख? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना फ्लोली? यस सर। अब देखो टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। अगर हम बात करते हैं अनकम्यूटेड पेंशन की, तो अनकम्यूटेड पेंशन सबको पता है एकदम सैलरी की तरह ट्रीट होता है। इट रेफर्स द पेंशन रिसीव पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जैसा भी मिल रहा है। टैक्सेबिलिटी कैसे हो? फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। ये आपको जो पेंशन हर महीना मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल, और स्लैब रेट आप लगाते हो, पता भी है आपको। अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं, मेन तो हमें कम्यूटेड पेंशन समझना है। इट मीन्स लम सम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन। यहाँ पे होल शब्द भी लगा दिया है कि कई लोग होल पेंशन कम्यूट कर लेते हैं, हालांकि होता नहीं जल्दी। टैक्सेबिलिटी देखिए कैसे होता है। इट इज एग्जेम्प्ट एज फॉलोज। जैसे देखो इसके एग्जाम्पशन कैसे मिलता है। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इन सभी एम्प्लॉयज को अगर पेंशन कम्यूट अगर ये लोग करते हैं तो इनके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। लेकिन फॉर अदर एम्प्लॉय, अगर आप सपोज करो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज में नहीं काम कर रहे हो और किसी और डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे तुम्हें पेंशन कम्यूटेशन का ऑप्शन मिल रहा है या कम्यूट कर रहे हो तुम, तो ऐसे में फॉर द अदर एम्प्लॉय टैक्सेबिलिटी कैसे होगा। देयर कैन बी 2 केसेस। इफ एम्प्लॉय गेट ग्रेजुटी ऑल्सो,
तो यहाँ पे देखा जाता है कि आपने ग्रेजुटी ली है कि आपने ग्रेजुटी नहीं ली है। गुड क्या? आफ्टरनून हाँ, सर। गुड आफ्टरनून। अगर आपने ग्रेजुटी, अब सवाल उठता है सर हम लोग पेंशन पढ़ रहे तो ग्रेजुटी कहाँ से यहाँ पे आ गया। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ये देखती है कि ग्रेजुटी भी तो कैश आपको मिला है, तो आपको इतनी ज्यादा कैश की क्या रिक्वायरमेंट है जो आप पेंशन को भी कम्यूट कर रहे हो, क्योंकि ग्रेजुटी में तो आपको कैश मिला ही मिला, अब आपको और कैश चाहिए क्या। अगर आपको ग्रेजुटी मिल रखी है तब तो आपको एग्जेम्पशन कम मिलेगा, लेकिन अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिले तब आपको एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। इफ एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दूसरा नंबर आपको ग्रेजुटी मिली हुई है, तो आप 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव इन इफ ही हैड कम्यूटेड होल ऑफ पेंशन, तो टोटल पेंशन का 1/3 उसका एग्जेम्प्ट रहेगा, उससे ऊपर अगर निकालता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेजुटी, अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रेजुटी नहीं मिली है और वो अपना पेंशन कम्यूट कर रहा है, तो उसका 1/3 नहीं बल्कि हाफ अमाउंट रिसीव इफ ही हैड कम्यूटेड होल ऑफ द पेंशन, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी मान लो मेरा पेंशन फंड है 12 लाख का और मेरे को ग्रेजुटी भी मिली हुई है, तो मैं 4 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता कम्यूटेशन का। मैंने 5 लाख निकाला है कम्यूटेशन में, तो 4 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा, 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। लेकिन अगर मेरे को ग्रेजुटी नहीं मिलती है और मेरा 12 लाख का अगर फंड है पेंशन फंड, तो मैं हाफ अगर पेंशन विदड्रॉ, हाफ तक मेरा एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी 6 लाख तक का है। मैं 5 लाख निकाला तो पूरा 5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट, 6 लाख निकाला तो पूरा 6 लाख एग्जाम्प्ट, 7 लाख निकाला तो जाके 1 लाख रुपए टैक्सेबिलिटी बनेगी। तो ये है आपका कमिटेड पेंशन, 1/3 if you are not receiving, if you are receiving gratuity, half if you are not receiving gratuity। इसी चीज को तुम चार्ट से देख सकते हो। अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होता है, कम्यूटेड पेंशन लमसम पेंशन फॉर सेंट्रल स्टेट या डिफेंस फोर्स एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है। फॉर अदर एम्प्लॉयज अगर ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ होल पेंशन इफ कम्यूटेड, और ग्रेजुटी नॉट रिसीव तो हाफ ऑफ होल पेंशन इज कम्यूटेड इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ये समझ लिया सिस्टम, बहुत सिंपल सिस्टम था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्रेजुटी की। नाउ व्हाट इज ग्रेजुटी। अभी ग्रेजुटी की बात आई है तो ग्रेजुटी भी समझ लो अच्छे से। नाउ ग्रेजुटी क्या होती है, तो ग्रेजुटी के बारे में देखो क्या लिखा है, इट इज द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी बाय द एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विस। आप सभी को पता है, आप लोगों ने टैली पढ़ी थी तभी मैंने ये बताया था, कई जगहों पे आपने पढ़ा, पेरोल रोल वहाँ भी आपने पढ़ा कि जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में कंटिन्यूअस 5 ईयर वर्क करता है, कंटिन्यूअस 5 ईयर वर्क करता है, तब जा करके हर साल पे उसके 15 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। ये एक तरह से उसके सर्विस का हम अप्रिशिएट उसको कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सालों से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको एक और चीज बता दूं, गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज दिस ईयर, यानी 5 ईयर को चेंज करके वो 3 साल करने जा रही है, यानी कंटिन्यूअस 5 ईयर की जगह कंटिन्यूअस 3 ईयर हो जाएगा। पहले क्या किसी ने 4 साल 6 महीना काम किया अगर छोड़ दिया तो ग्रेजुटी से नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलेगी अगर 3 साल हो जाएगा तो। Hence, it is given out of love and regard for good work done by employee during the job। समझ ही रहे हो, एक तरीके से रिगार्ड्स कंपनी देती है ना एम्प्लॉय को। It may be received on retirement by the employee himself or on death by his or her legal heirs। तो एम्प्लॉय को खुद मिलेगा रिटायरमेंट पे, या फिर कह लो क्या रेजिग्नेशन पे, या फिर डेथ पर उसकी फैमिली को मिलेगा। अगर उसको खुद मिल रहा है तो सैलरी हेड की इनकम, अगर उसके फैमिली को मिल रहा है तो अदर सोर्स की इनकम। अब ग्रेजुटी रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर एम्प्लॉय को ऑन रिटायरमेंट मिल रहा है तो सैलरी हेड की इनकम होगी, और अगर लीगल हायर को मिल रहा है ऑन डेथ तो इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो मैंने अभी जस्ट बताया। इन बोथ केसेस ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव जो भी हुआ उसमें से लेस होगा ग्रेजुटी अमाउंट एग्जेम्पशन, उसमें दोनों को ही एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन लेस होगा, और जो ग्रेजुटी अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल होगा। अब सवाल उठता है सर एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू कैलकुलेट एग्जेम्पशन अमाउंट। ग्रेजुटी कितना एग्जेम्प्ट है कितना टैक्सेबल है ये कैसे कैलकुलेट होगा सर, बहुत आसान है।
फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज कवर्ड अंडर पेंशन कोड में आते हैं तो ध्यान रखिएगा उनके लिए ग्रेजुटी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं है ग्रेजुटी। फॉर अदर एम्प्लॉई देयर कैन बी 2 केसेस, हो सकता है वहाँ ग्रेजुटी एक्ट लागू होता हो सकता है ग्रेजुटी एक्ट से वो कवर ना हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट या फिर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। ग्रेजुटी एक्ट सर कहाँ लागू होता है, जहाँ पर भी 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे ग्रेजुटी एक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए लॉज बने हुए हैं। तो अगर आपके यहाँ ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है या नहीं होता है तो केस में क्या होगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट तो लीस्ट ऑफ 3 इज एग्जाम, जो तीनों में से कम है वो एग्जाम होगा। पहला तो नोटिफाइड अमाउंट 10 लाख रुपए, काफी अच्छा अमाउंट है, 10 लाख रुपीज तक का ग्रेजुटी का एग्जामेशन मिलता है। एक मिनट मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कहीं इसमें अपडेट्स ना हुआ हो, जब तक चेक करते हो तब तक इसको समझ ही ले। 10 लाख रुपए तो नोटिफाइड है, ठीक है, 10 लाख रुपए नोटिफाइड अमाउंट है। एक्चुअल ग्रेजुटी कितनी आपको मिल रही है, और 15/26 डेज सैलरी, यानी 15 दिन की सैलरी देखिएगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट ग्रेटर देन 6 मंथ, पार्ट लिख दिया ना, इसका मतलब है 6 महीने से अधिक है तो उसको भी पूरा साल मान लीजिएगा। तो 10 लाख एक्चुअली ग्रेजुटी रिसीव, 15 दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर, कितने साल आपने काम किया, पार्ट ऑफ द ईयर लेना। जबकि अगर ग्रेजुटी एक्ट नहीं लागू होती है तो 10 लाख तो लिमिट तो सेम है, एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव भी सेम है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे 15/26 था, यहाँ 15/26 मत करना, सीधे 15/30 करना, यानी एक तरह से सीधे हाफ कर सकते हो, आधा, हाफ सैलरी ऑफ द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब सवाल उठता है सैलरी कौन सी मानी चाहिए, लास्ट मंथ सैलरी। ध्यान रहे जब आप रिटायरमेंट होते हो, जब आप रिटायर हो रहे होते हो, रिटायरमेंट से पहले जब आप काम कर रहे थे उस समय आपकी लास्ट सैलरी, लास्ट मंथ की सैलरी कितनी थी, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी आधे दिन, आधे महीने की सैलरी, या फिर कह लो 15/26, और उसको मल्टीप्लाई करना है कितने साल आपने कंप्लीट किया है सर्विस। अगर आप रिटायर हो रहे थे 40,000 पे, 40,000 का आधा होता है 20,000, और आपने कंपनी में काम किया है 30 साल, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 साल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो यही फॉर्मूला है मेन। अच्छा, इसके नीचे भी कुछ अमाउंट था, पहला दूसरा तीसरा हो गया, तीसरे में ही देखो, मंथ कंसिस्ट 26 डेज, सो वी टेक 15/26, सबको पता है 26 वर्किंग डेज होते हैं। ग्रेजुटी कैलकुलेट फॉर पार्ट ऑफ द मंथ, यानी 6 महीने से ऊपर है तो उसे साल मान लो। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डी ओनली, बस यहाँ पे कमीशन वाला पॉइंट छोड़ दो। यहाँ पे 30 डेज का माना जाएगा। ग्रेजुटी नॉट कैलकुलेटेड पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ कंप्लीटेड ईयर को ही ध्यान देने वाले हैं, पार्ट ऑफ द ईयर से कोई लेना देना नहीं है। सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डी ए, फार्मिंग पार्ट ऑफ ए फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल, ये तो एचआरए वाला ही सेम है। एक बार इसको फिर से समझ लो, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेजुटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय हो या डिफेंस वाले एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम। अदर एम्प्लॉयज के लिए क्या है, अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द ग्रेजुटी एक्ट में तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 10 लाख रुपए या 15/26, नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 10 लाख रुपए या हाफ सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देख लें मैक्सिमम exemption limit in case of gratuity। ओके, सो देखो यहाँ पे बढ़ गया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। डबल हो गई है 20 लाख रुपीस, ठीक है। ये कब की न्यूज़ है, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट ऑन ग्रेजुटी इज डबल्ड टू ₹20 लाख। तो लेबर मिनिस्ट्री ने ये चीज़ क्लियर कर दिया, ठीक है। 7 मार्च अपडेटेड जो हुआ था, मार्च 2018 में ही अपडेटेड हो गया, ठीक है। तो ग्रेजुटी एक्ट कौन सा है, 1972, उसके तहत अब जो लिमिट हो गई है वो 20 लाख रुपीस हो गई।
तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ये 10 लाख नहीं, आप 20 लाख तक का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो ग्रेजुटी एक्ट में। तो जो नोट्स इंपॉर्टेंट है, ओनली ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, डेथ के समय या रिटायरमेंट के समय अगर मिलता है ग्रेजुटी तभी एग्जेम्पशन फुल्ली ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे डेथ में मिले चाहे रिटायरमेंट पे। इफ ग्रेजुटी रिसीव्ड फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपीज इज द टोटल लिमिट। अगर एक से अधिक एम्प्लॉयर से अगर आपको मिला है, अगर आपने सपोज करो 10 साल किसी और कंपनी में काम किया, वहाँ पे आपने 5 लाख का या 10 लाख का एग्जेम्पशन ले रखा था ग्रेजुटी का, फिर दूसरे कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आप 10 लाख और ले सकते हो, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ये ध्यान रहे, ये अमेंड हो चुका है, 20 लाख हो चुका है। द अमाउंट वर्कड अंडर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स टू एडेड फॉर कैलकुलेट टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, वो तो सबको समझ में आ गया है, जितने साल काम किए हो उसी को देखना। अगर ग्रेजुटी एक्ट कवर्ड होता है तो 6 मंथ से अधिक काम के तो उसको 1 साल मान लेना। अगर ग्रेजुटी एक्ट 1972 आपके कंपनी में लागू नहीं होता है तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर को कंसीडर करना। अब इस पे एक क्वेश्चन है कि मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2015 को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर एंड 8 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो मिस्टर रवि क्या हुए हैं, रिटायर हुए हैं कब, 15 जून 2015 को। 26 साल 8 महीना इन्होंने काम किया ऑफ सर्विस, रिसीव ग्रेजुटी ऑफ 6 लाख, 6 लाख ग्रेजुटी मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम हिज सैलरी वाज। बेसिक सैलरी 5,000 रुपये थी, डीएनएस अलाउंस 3,000 रुपये था, इसमें 60% विच इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन कितना था, 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वाज 12 लाख है, ये 12 लाख इधर चला गया। बोनस उन्हें कितना मिला है, तो 12 लाख का 1% इनका कमीशन है और बोनस इनको 12,000 मिला है। हाँ बोलिए। टर्नओवर का क्या मतलब, जो सेल हुआ है उसका कमीशन कही थी सर? हाँ, सेल्स पे 1% की, अगर आप भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हो, अगर आप भी अगर सेल करा देते हो तो आपको भी हम 1% कमीशन दे देंगे जितना भी आपने सेल कराया होगा। तो इन्होंने 12 लाख का सेल कराया तो उस 12 लाख पे इनका कमीशन बन रहा है। ठीक है, बोनस इनको कितना मिला है, 12,000 रुपये। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेजुटी एज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, कवर्ड होता बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, सॉरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ ग्रेजुटी एक्ट कवर होता। अमाउंट रिसीव कितना है, 6 लाख रुपए। अमाउंट एग्जेम्पशन देखो कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 6 लाख रुपए, सही है। नोटिफाइड अमाउंट हालांकि अब 20 लाख है, 20 लाख होना चाहिए। हालांकि 2015 का केस ले रहा है तो उस समय 10 ही लाख रुपए था। 15/26 क्यों, क्योंकि ग्रेजुटी एक्ट लागू होती है। तो कैसे निकाला, इनकी सैलरी 5 + 3 8,000 रुपए हो गई, बेसिक प्लस डी है, मल्टीप्लाई बाई 27, क्योंकि 26 साल 8 महीना काम किया था, 27 साल, मल्टीप्लाई बाई 15/26, तो टोटल आ गया 1,24,615। इन तीनों में से कौन कम है, 1,24,615 रुपए। फाइनली यही एग्जेम्पशन होगा। अमाउंट टैक्सेबल कितना है, 6 लाख में से ये घटा दीजिए, इतना आपका टैक्सेबल है ग्रेजुटी, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर वहीं ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट कवर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, तो क्या होता, सब कुछ यही रहता है, यहाँ तक तो वही है। अब 15/26 की जगह क्या करेंगे, हाफ सीधे कर देंगे। ठीक है, यहाँ 15/26 गलती से लिख दिया, 15/30 होगा। तो यहाँ देखो 60 + 5,000 + 3,000 का 60%, क्योंकि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्लस ये 1% गलत कर दिया। यहाँ देखिए 1,20,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये फालतू का कैलकुलेशन है, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, सब कुछ यही रहेगा। अच्छा, उसमें कमीशन भी जुड़ता है ना, सही है, सही है। बेसिक है प्लस डी है, डी में सिर्फ 60%, और सैलरी का जो सॉरी कमीशन उसको मिला था 1,20,000 का 1%, वो भी आएगा ना, कमीशन भी ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई पे 26 डेज, सब 26 साल 8 महीना, तो 8 महीना छोड़ दीजिए, सिर्फ 26 साल मल्टीप्लाई करिए 15/30, सही है। यहाँ गलत लिखा, यहाँ सही है, तो 1,04,000 आया। तो इन तीनों में से कौन सा एग्जामेशन मिलेगा, 1,04,000। तो 6 लाख में से 1,04,000 गया तो 4,96,000 टैक्सेबल है।
तो आप देख सकते हो अगर ग्रेजुटी एक्ट से कवर होता तो 1,24,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता है, और यहाँ पे 1,04,000 ही मिल रहा है जब ग्रेजुटी एक्ट से कवर नहीं है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो जो 6 लाख मिल 10 रहा था लाख वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। हाँ बताइए। सर वहाँ पे जो कहे थे कि 10 लाख का लिमिट है, तो यहाँ पे तो हाँ मतलब 6 लाख का ही 6 लाख रेसिप हो रहा है। हाँ, मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता है। चूँकि हमारा क्वेश्चन कब का है, 2015, तो चूँकि 2018 मार्च 2018 में 20 लाख हुई है, तो इसलिए ठीक है, लिमिट यहाँ 10 लाख लिखा है, कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है, सही है। बाकी यहाँ देखो 15/30 किया है, और जो ग्रेजुटी एक्ट कवर था तो 15/26। यहाँ 26 साल लिया है, यहाँ 27 साल, क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर माना जाएगा। इसमें कमीशन ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कमीशन ऐड किया है 1% ऑफ 1,20,000। बस फॉर्मूला तो मैं इम्प्लीमेंट करना है सही से। रिटायरमेंट बेनिफिट में सर कुछ नहीं, जितने रिटायरमेंट बेनिफिट हमने पढ़े, चाहे हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़े, लीव इन कैशमेंट पढ़े, चाहे पेंशन पढ़े, चाहे ग्रेजुटी पढ़े, कमिटेड पेंशन, सब में आपको बस किस चीज़ का ख्याल रखना है। इवन हम लोग पीएफ पढ़े थे, सब में हम लोग को क्या ख्याल रखना है, इसमें फिक्स फार्मूला दे रखा है, यू हैव टू फॉलो द फार्मूला ओनली, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया, आज हम लोगों ने बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स कवर कर लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्या, सैलरी हेड। अब मैं कंप्लीट कह सकता हूँ कि हाँ हम लोग ने सैलरी हेड कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें होमवर्क दे देता हूँ कि याद है हम लोग कौन सी साइट पे गए थे, incometaxindia.gov.in। फिर यहाँ पे याद है टैक्स कैलकुलेटर था। अब आप रिटायरमेंट बेनिफिट के टैक्स कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। पहले पेज पे तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाइए। इसमें भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ देखिए लिव इन कैशमेंट ग्रेजुटी है, तो ग्रेजुटी आप चेक कर सकते हो, और लिव इन कैशमेंट चेक कर सकते हो। तो ग्रेजुटी पे आइए, बताइए असेसमेंट ईयर क्या है, 2021 है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैचूट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेके चलेंगे। ग्रेजुटी कितनी मिली है, सपोज करिए 8 लाख रुपए मिली है, पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। 20 लाख रुपए मिला होता तब भी एग्जाम्प्ट होता, 21 लाख रुपए मिला होता तब भी एग्जाम्प्ट होता। सर यहाँ तो 2,10,00,000 लिख दिया मैंने, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा टैक्सेबल, पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ठीक है कोई कंपनी जहाँ पे आपका ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है, सेलेक्टिव कवर अंडर द ग्रेजुटी एक्ट, हाँ ग्रेजुटी एक्ट कवर होता है। अब कहता है सेलेक्ट इफ वेजेस बेस्ड ऑन पीस रेट, नहीं पीस रेट नहीं मिलता। पीस रेट मतलब आपको अपने जितना प्रोडक्ट तैयार किया उस पर मजदूरी मिलती है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें मंथली सैलरी मिलती है। इस सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, ग्रेजुटी 15 डेज का कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर सीजनल कंपनी है तो 7 दिन का कैलकुलेट होता है। जैसे शुगर फैक्ट्री 6 महीना चलता है, तो वहाँ पे ग्रेजुटी 15 दिन का नहीं मिलेगा, 7 दिन का मिलेगा। लेंथ ऑफ सर्विस पीरियड, तो मान लीजिए आपने कितना काम किया, मान लीजिए आपने 30 साल काम किया, मैं फ्लैट 30 साल लिख देता हूँ। ग्रेजुटी बिकम पेबल ऑन, कब ग्रेजुटी पेबल हुआ है, ठीक है, तो ग्रेजुटी पेबल कब हुआ है, मान लीजिए 1 तारीख को ना। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, हमने करीबन 40,000 रुपये हमने लास्ट ड्रॉन सैलरी उठाई थी। एग्जाम्पशन क्लेम इन अर्लियर ईयर्स, कोई एग्जाम्पशन पहले भी क्लेम किए थे, कुछ नहीं। ग्रेजुटी कितनी मिली है, मान लीजिए 8 लाख मिल रही है। इसने सैलरी सर कैलकुलेट 40,000 या फिर 4 लाख का? सॉरी 40,000, ठीक है। अब 8 लाख भी ज़्यादा हो गया, अब सही है। तो अगर 8 लाख रुपए अगर आपको ग्रेजुटी मिल रही है तो एग्जाम्पशन हो जाएगी कितनी, 6,92,000 रुपये, 1,76,900, सॉरी 1,07,692 रुपये आपका टैक्सेबल आएगा।
लेकिन अगर ग्रेजुटी आपको मिल रही है 5 लाख रुपए तो सर पूरा एग्जाम्प्ट होता। 6 लाख मिल रहा है तो सर जी पूरा एग्जाम्प्ट होता है। 7 लाख मिल रहा है तो इतना टैक्सेबल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सिंपल हो गया फिर आपके लिए। ग्रेजुटी एक्ट नहीं लागू होती तो लास्ट, अब देखो यहाँ पे कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बताओ कितनी, तो वही कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। मान लीजिए 40,000 रुपये आ रही है तो 1 लाख रुपए देखो टैक्सेबिलिटी होती अगर 7 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल रही है तो। इसी तरह से लोकल अथॉरिटी का अदर्स का आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है ग्रेजुटी, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, अब टेक्स्ट टूल्स में फिर जाते हैं। इसी तरह से लिव इन कैशमेंट भी है। तो लिव इन कैशमेंट आप लोग चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अनु यस सर। तो 20-21 सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट क्या हो, लीव ये सब बताना पड़ेगा, बस आपको मिल जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेटर भी आप लोग यूज़ कर लेना। अगर ये कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं आएगा तो मेरे से बताना, मैं फिर से इसे बता दूंगा, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 कैलकुलेटर आप और कर लेंगे अब, ग्रेजुटी और लिव इन कैशमेंट। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप कंप्लीट करेंगे और सैलरी हेड खत्म। अब हम लोग का स्टार्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यस सर। आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। सो टुडेज क्लास इज